फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि डेंटल इम्प्लांट्स को प्लेस करने के लिए सबसे सही एज कौन सी होती है, किस एज में इम्प्लांट्स को प्लेस नहीं किया जाता और क्या इम्प्लांट्स का और एज का कोई रिलेशन है। तो फ्रेंड्स आज इन सारे क्वेश्चंस को आई विल आंसर। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरोडोंटिस्ट। फ्रेंड्स मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेल्थ सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि डेंटल इम्प्लांट्स को किस एज में प्लेस नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर समझिए कि इम्प्लांट को ऐसी कोई भी एज नहीं है जिसमें प्लेस नहीं किया जाता। 13 साल के बाद जब पूरे दांत आ जाते हैं उससे लेके जब तक आपका जीवन है, इम्प्लांट्स को किसी भी एज में प्लेस किया जा सकता है। इम्प्लांट्स का और एज का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इम्प्लांट के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक एज नहीं है। तो अब इम्प्लांट्स को प्लेस करने के लिए सबसे सही एज कौन सी है? वही फ्रेंड्स, इम्प्लांट का और एज का कोई रिलेशन नहीं है। इम्प्लांट को आप किसी भी एज में प्लेस कर सकते हैं और ऐसी कोई भी एज नहीं है जिसमें इम्प्लांट को प्लेस नहीं कर सकते। तो इम्प्लांट और एज का कोई रिलेशन नहीं है, इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। तो फिर इम्प्लांट्स प्लेस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी चीजें मैटर करती हैं? फ्रेंड्स 3 चीजें इम्प्लांट्स को प्लेस करने के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उनमें सबसे पहले है जॉ बोन की कंडीशन। दैट मीन्स जॉ बोन की थिकनेस कितनी है, जॉ बोन की डेंसिटी कितनी है, जॉ बोन की लेंथ कितनी है, जॉ बोन की विड्थ कितनी है और कितनी जॉ बोन अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इम्प्लांट्स प्लेस करने के लिए, वो होती है जॉ बोन, हमारी हड्डी जो हमारी बोन होती है। तो फ्रेंड्स जॉ बोन डिसाइड करेगी कि इम्प्लांट्स कौन सी साइज के लगेंगे, कौन सी विड्थ के लगेंगे, कितने इम्प्लांट्स लगेंगे, इम्प्लांट्स का शेप क्या होगा, इम्प्लांट्स को किस पोजीशन में प्लेस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती हैं बोन की कंडीशन पे। यही जॉ बोन डिसाइड करती है कि इम्प्लांट प्लेस हो भी सकते हैं कि नहीं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि अगर जॉ बोन में इंफेक्शन है तो क्या इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, अगर जॉ बोन में इंफेक्शन है तो इम्प्लांट्स को प्लेस नहीं कर सकते। आपको पहले जॉ बोन को बिल्कुल हेल्दी बनाना होगा, वहां से पूरी तरीके से इंफेक्शन को रिमूव करना होगा, तभी हम इम्प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं। तो ये जनरली हमें किन कंडीशन में दिखता है? फ्रेंड्स ये हमें उन कंडीशन में दिखता है जब पेशेंट को सीवियर पेरिडोंटाइटिस होता है, जिसे पायरिया भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पायरिया में क्या होता है, गम्स और बोन की जो डिजीज होती है जिसकी वजह से बोन गलती है, बोन गलने की वजह से दांत हिलते हैं और वक्त से पहले गिर जाते हैं। तो उन कंडीशंस में जब आप दांतों को निकाल रहे हैं या फिर कुछ दांतों को सेव कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों कंडीशन में सबसे पहले आपको गम्स में से और बोन में से पूरी तरीके से इन्फेक्शन को रिमूव करना होगा। गम्स और बोन दोनों को हेल्दी बनाना होगा। जैसे उनको उनकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आप इम्प्लांट्स को प्लेस कर सकते हैं और इम्प्लांट्स का प्रोग्नोसिस बहुत हाई हो जाएगा। इम्प्लांट सर्जरी की सक्सेस रेट है तो फ्रेंड्स वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बोन पे ही डिपेंड करता है कि इम्प्लांट स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि किन कंडीशंस में इम्प्लांट्स फेल होते हैं। फ्रेंड्स इम्प्लांट फेल उन्हीं कंडीशंस में होते हैं मोस्टली जहां पर बोन में इंफेक्शन होता है। ऑलराइट, तो इस बात को फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंटली समझिए कि अगर आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि इम्प्लांट प्लेस करने से पहले हमें सारी तरीके से टीथ से, गम से और बोन से इंफेक्शन रिमूव करना होगा। फ्रेंड्स वो आपके ट्रीटमेंट के लिए ही कर रहे हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए ही कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग ये इम्प्लांट्स दिक्कत ना करें। तो फ्रेंड्स जॉ बोन की स्ट्रेंथ, उनका इंफेक्शन फ्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इम्प्लांट्स के सक्सेस रेट के लिए। Alright, now coming to the third point. अब फ्रेंड्स जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है जो इम्प्लांट प्लेसमेंट में मैटर करती है वो है सिस्टमिक डिजीजेस। यस फ्रेंड्स, अगर पेशेंट को डायबिटीज है, कार्डियक डिजीजेस हैं, हाइपरटेंशन जैसे कि, उसके अलावा अर्थराइटिस है, तो फ्रेंड्स ये सारी डिजीजेस ना बोन पे इम्पैक्ट करती हैं। खासकर अर्थराइटिस है, बोन में इन्फेक्शन है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या फिर डायबिटीज। फ्रेंड्स डायबिटीज का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हीलिंग पे। तो अगर डायबिटीज बढ़ा होगा तो हीलिंग डिले हो जाएगी। इम्प्लांट्स को जो प्लेस किया है उसमें जो हीलिंग की जरूरत है, उसमें जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन की जरूरत है,
फ्रेंड्स वो डायबिटीज की वजह से वो इम्पैक्ट हो जाएगा, वो हीलिंग डिले हो जाएगी और ऑस्टियोइंटीग्रेशन पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर डायबिटीज बहुत ज्यादा है, उन कंडीशन में भी पहले हम डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। जब हमें लगेगा डायबिटीज अभी कंट्रोल है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, तब हम इम्प्लांट्स को प्लेस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ना, आप ही की हेल्थ के लिए, आप ही के ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब डॉक्टर्स आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोल रहे होते हैं, कुछ डाइट में चेंज करने के लिए बोल रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स वो आप ही के लिए बोल रहे होते हैं, आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और ट्रीटमेंट के सक्सेस के लिए। तो फ्रेंड्स 3 बातों को बहुत अच्छे से याद रखिए कि बोन, जॉ बोन पे बहुत डिपेंड करता है कि इम्प्लांट प्लेस होगा कि नहीं होगा। उसके बाद बोन में कोई इन्फेक्शन है, जॉ बोन में कोई इन्फेक्शन है, उस पर बहुत डिपेंड करता है कि इम्प्लांट प्लेस होगा कि नहीं होगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फ्रेंड्स, वो है सिस्टमिक डिजीजेस। तो फ्रेंड्स इन तीनों फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं इम्प्लांट्स को प्लेस करने से। जब फ्रेंड्स ये तीनों फैक्टर्स ठीक होते हैं, इनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इम्प्लांट प्लेसमेंट पे नहीं पड़ता है, तभी फ्रेंड्स हम इम्प्लांट्स को प्लेस करते हैं। बिकॉज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम ट्रीटमेंट करें वो लाइफ लॉन्ग आपको कोई भी दिक्कत ना दे। तो फ्रेंड्स जो भी चीजें उस ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट को अफेक्ट करती हैं, हम उन सारे फैक्टर्स को ठीक करना होता है, इंप्रूव करना होता है। और फ्रेंड्स जैसे हमें लगता है कि आपकी हेल्थ और जॉब ऑन की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, उसी टाइम फ्रेंड्स हम प्लेसमेंट कर देते हैं और मेक श्योर करते हैं कि इम्प्लांट प्लेसमेंट करने के बाद आप अपना ख्याल रखेंगे, इम्प्लांट्स का ख्याल रखेंगे, मुंह का ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे। जी फ्रेंड्स ओरल हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे गम्स और बोन डिजीज को पायरिया पेरोडोंटाइटिस कहते हैं, उसी तरह से अगर इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो गया तो उसे पेरी इम्प्लांटाइटिस कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, वो अच्छे से ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स हम पहले चाहेंगे कि आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, उसी के बाद हम इम्प्लांट प्लेस करें। और जब हमने इम्प्लांट प्लेस कर दी है, उसके बाद हमारी एक ही कंडीशन रहती है कि आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे फॉर द सक्सेस ऑफ योर ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स ये सारे फैक्टर्स थे कि किन कंडीशंस में हम इम्प्लांट्स को प्लेस कर सकते हैं और किन कंडीशन में हम इम्प्लांट को प्लेस नहीं कर सकते। इम्प्लांट्स का और एज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फ्रेंड्स अभी भी आपको इम्प्लांट प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.